हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों का स्टडी स्मार्ट वे में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जीके की सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं उनको नोट करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत में प्रथम महिला जिन्होंने शासन किया था वो कौन थी? नूरजहां, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई या फिर रजिया सुल्तान? तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो थी वो मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। ये ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन भारत की। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था और ये मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस भारतीय को? जेसी बोस को, सीवी रमन को, रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर मदर टेरेसा को? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय हैं वो हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको कब दिया गया? तो इनको दिया गया था 1913 में। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था 1913 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था उसका नाम क्या था, जो सबसे पहले भेजा गया था? स्पुतनिक, लूना, अपोलो या फिर कोलंबिया? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लूना था। इसका नाम लूना था। जो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान है उसको नाम दिया गया था लूना, और यह भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय जो नियुक्त हुआ था उसका नाम क्या था न्यायाधीश के पद पर? एच.जे. कानिया, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर उपेंद्र सिंह या फिर सोली सोराब जी? तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक ही देश के कोई भी दो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर भारत की तरफ से डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी थे। यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोच्चि बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, कांदला बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह? इन सभी बंदरगाहों में से आपके सामने जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कांदला बंदरगाह। ये गुजरात के कच्छ में है और ये देश का, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कांदला बंदरगाह पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है, ये याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। ये देश का सबसे बड़ा और पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो पूर्वी तट है वहां पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर तूतीकोरिन? तो जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर यहीं आपसे पूछा जाता कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो वो हो जाता चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है। और यहाँ पूछा गया था आपसे प्राकृतिक बंदरगाह, तो ये विशाखापट्टनम है। चेन्नई बंदरगाह को पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। ऐसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और आपको जो
इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं, उनको साथ ही साथ नोट करते चलें, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो जाएगी और आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, वायु परिवहन से या फिर जल परिवहन से? तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये है सड़क परिवहन से संबंधित है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये परियोजना कब लाई गई थी भारत में? तो ये 1995 में लाई गई थी। उस समय को जो प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 4 महानगरों को, कौन कौन से महानगर हैं इसमें? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये 4 महानगरों को 4 से 6 लेन वाले जो राजमार्ग थे उनसे जोड़ने की एक योजना बनाई थी। तो ये 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। ये 4 महानगरों को इनसे जोड़ने का योजना बनाई गई थी। और इन सभी को अगर आप मैप पर देखते हैं तो ये एक चतुर्भुज का आकार लेते हैं, इसलिए इस योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया। तो ये परियोजना जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है और ये 1995 में लाई गई थी भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या फिर सह्याद्री? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे ज़्यादा नवीन भाग है वो है बाह्य हिमालय। यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय और शिवालिक भी कहा जाता है। ये सभी नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। हिमालय पर्वत से संबंधित आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हर प्रश्न की बारीकी को समझिएगा और इनको नोट करते चलें। तो ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे नवीन भाग है ये बाह्य हिमालय है। और अगर बाह्य हिमालय की जगह आपको दे दिया जाता शिवालिक है तो यहाँ आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाता। शिवालिक को ही बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? मतलब कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीच से होकर निकलती है, यानी भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्क रेखा है जो वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, मतलब भारत के बीच से होकर निकलती है और यह भारत के 8 राज्यों को टच करती है। अब आपको अगली वीडियो में बताएंगे ये 8 राज्य कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश पुराना है, सबसे ज़्यादा जो पुराना है, ऐसा कौन सा भू आकृतिक प्रदेश है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और समुद्र तटीय मैदान। तो जो सबसे ज़्यादा पुराना है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का भू आकृतिक प्रदेश सबसे ही ज़्यादा प्राचीनतम यानी कि पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर के नाम से किसको जानते हैं? निजामाबाद, साहिबाबाद, आसिफाबाद या फिर सिकंदराबाद? तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत यानी कि ठंडा। भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख, चंबा, पूर्वी कामेंग या फिर लाचेन? तो भारत का जो सबसे ज़्यादा ठंडा मरुस्थल है वो है लद्दाख। यहाँ आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा मरुस्थल है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं?
जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं, ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान की सीमा को टच नहीं करता है। आगे देखते हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। यहाँ आपका ये उत्तराखंड पाकिस्तान के बॉर्डर को टच नहीं करता है। अगला देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हरियाणा पाकिस्तान के बॉर्डर को टच नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं, यानी कि लगे हुए हैं ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर ये सभी? तो काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी, और कर्नाटक में भी काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। और आपको बता देते हैं कि काली मिट्टी में किन किन पदार्थों की अधिकता होती है। तो ये मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ, इन सभी की काली मिट्टी में अधिकता होती है। इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं कि काली मिट्टी में निम्न में से किसकी अधिकता होती है, और आपको इन ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन देने के बाद कोई एक अलग से ऑप्शन दे सकते हैं, इसलिए इन सभी को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और इस तरह की जलवायु क्यों पाई जाती है? क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो पूर्ण रूप से मानसून पर डिपेंड है, यानी कि मानसून से जुड़ी हुई है। जिस तरह से भारत में मानसून आता रहता है उसी तरह जलवायु परिवर्तित होती रहती है। तो ये आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? भारत में जो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है वो क्या है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा गर्म है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो वो हो जाएगा राजस्थान का चुरू। चुरू सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है, परंतु आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर। भारत का जो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है चुरू के बाद वो हो जाएगा बीकानेर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आपके ऑप्शन में चुरू नहीं है इसलिए यहाँ आपका बीकानेर सही हो जाता है। और अगर यहाँ आपके चुरू दे दिया जाता तो और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है, तो वो हो जाता चुरू। अब नहीं है तो यहाँ बीकानेर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत में जो हवाएं चलती हैं गर्म और शुष्क, उन हवाओं को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्ट, काल बैसाखी, जेट स्ट्रीम और लू। तो आप सभी लोग परिचित हैं इस नाम से, लू से। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हवाएं अधिकतर दोपहर में चलती हैं। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि लू से बचने के उपाय, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो ये जो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं जो कि उत्तर पश्चिम भारत में चलती हैं गर्मियों में, उनको लू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है?
सर्दियों में जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भारत में, उनका कारण क्या होता है? लौटती मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों से। यहाँ पर इसको जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है, जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं यानी कि जेट स्ट्रीम, इन्हीं कारण सर्दियों में उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है। वहाँ वर्षा होने का प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है किस तरह के मानसून से? भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, लौटती मानसून से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो भारत में अधिकांश वर्षा का कारण होता है। तो ये इसको मानसून भी कहते हैं, यानी कि मानसून का प्रारंभ होता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होकर आता है, यही भारत में अधिकांश वर्षा का कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तमिलनाडु में जो सर्दियों में वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ। तो जो तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण होता है उत्तर पूर्वी मानसून। ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है वो तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा का प्रमुख कारण होता है। और यह मानसून जो होता है ये जो पूर्वी और उत्तरी हवाएं चलती हैं, जिनको कि पूर्वोत्तर हवाएं कहा जाता है, इन्हीं के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसको कि आपको अगली वीडियो में पूरी तरह से बता दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? जहां भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कौन सा स्थान है? बीकानेर, सोहरा, शिमला और मानिसराम। यहाँ पर कुछ थोड़ा गलत हो गया लिखने में, यहाँ पर ये मानिसराम है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानिसराम में, जो कि मेघालय में है। और ये भारत का ही नहीं, लगभग विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा पाने वाला स्थान भारत के साथ साथ पूरे विश्व का भी है। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा और ये मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ होता है? कनाडा में, यूएसए, रूस, या फिर चीन में? यूरेनियम, अभी आप सभी लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि रूस में और यूक्रेन में जो घमासान युद्ध चल रहा है, तो अगर वहाँ पर परमाणु विस्फोट हो जाए तो पहली बात तो देखते हैं परमाणु बम बनता किससे है? तो परमाणु बम बनता है यूरेनियम से। तो चलिए देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, यूएसए, रूस, या फिर चीन? तो जो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है कजाकिस्तान में और उसके बाद होता है कनाडा में। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है सेकेंड नंबर पर, और अगर आपसे फर्स्ट नंबर पर पूछा जाता है तो वो कजाकिस्तान, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं था, इसलिए यहाँ आपका कनाडा सही हो जाएगा, क्योंकि कनाडा जो है वो सेकेंड नंबर पर है यूरेनियम उत्पादक में, और यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पवन ऊर्जा का, यूएसए, भारत, रूस, या फिर
जर्मनी। तो जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है यूएसए यानी कि अमेरिका। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत यहाँ पर चौथे नंबर पर है। भारत चौथे नंबर पर है और यूएसए पहले नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ उत्पादन किया जाता है? भारत में, चीन में, अमेरिका में या फिर रूस में? तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है वो है चीन में। यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला चीन में उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? संसार की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जहाजी नहर वो कौन सी है? सुएज नहर, सू नहर, कील नहर और पनामा नहर। तो यहाँ आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सुएज नहर। सुएज नहर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। इसको पोतवाहक नहर भी कहा जाता है। यहाँ पर ये पोतवाहक नहर भी इसको कहते हैं और जहाजी नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये सुएज नहर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति निवासी है। पिग्मी जनजाति एक होती है, वो कहाँ की निवासी है? पिग्मी जनजाति की जो विशेषता होती है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे कद के होते हैं। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? कांगो की, मलेशिया की, सुमात्रा की या फिर ऑस्ट्रेलिया की? तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पिग्मी जनजाति ये ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं और इन लोगों की हाइट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पिंपरी उद्योग संबंधित, पिंपरी है जो वो किस उद्योग से संबंधित है? इस्पात उद्योग से, पेनिसिलिन उद्योग से, कागज उद्योग से या फिर उर्वरक उद्योग से? तो पिंपरी जो है ये पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पेनिसिलिन उद्योग को पिंपरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का जो पहला स्टील प्रोजेक्ट स्थापित किया गया वो कहाँ स्थापित हुआ? भिलाई में, कोलकाता में, जमशेदपुर में या फिर बोकारो में? तो जो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था वो किया गया था जमशेदपुर में। यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 1907 में स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? तो ये जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को देखते चलें, समझते चलें और आपको जो पॉइंट अच्छे लगें या फिर जो आपको नहीं आते हैं उनको नोट जरूर करते चलें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ जो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट है वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जमशेद जी के द्वारा स्थापित किया गया और 1907 में स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है पंजाब का? लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और गुरदासपुर। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जालंधर। पंजाब के जालंधर में होजरी उद्योग बहुत ही ज़्यादा कारगर है। सबसे ज़्यादा जालंधर में होजरी उद्योग प्रसिद्ध है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? किस उद्योग को यहाँ मतलब है इस प्रश्न से कि किस उद्योग से भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त हुआ है? लौह इस्पात से, सीमेंट से, सूती वस्त्र से या फिर
चीनी से। तो रोजगार की दृष्टि से जो भारत में सबसे बड़ा उद्योग है वो सूती वस्त्र है। यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है जिससे कि लोगों को रोजगार मिला और ये सबसे पुराना भी है। सबसे पुराना उद्योग भी सूती वस्त्र उद्योग ही है। इस उद्योग से भारत में लगभग 5 करोड़ जनसंख्या को रोजगार मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।